बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की हुई है और उसके हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ये केस 1 पार्शियल फ्रैक्शंस के केस 1 से रिलेटेड थे। आज हम इंशाल्लाह जो सेकंड केस है पार्शियल फ्रैक्शंस का, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 6, 7, 9 और 10 जो है ये सेकंड केस से रिलेटेड है। मैं आपके लिए एक्सरसाइज 4.1 में से इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करूंगा। और ये दो क्वेश्चन मैंने इसलिए सेलेक्ट किए हैं कि अगर ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेते हैं तो जो रिमेनिंग दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10, वो आप आराम से इजीली इंशाल्लाह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यानी आप देख सकते हैं ऊपर जो है आपके पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है और डिनोमिनेटर के अंदर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है। 3 किस तरह? जाहिर है जब हम x प्लस 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर x क्यूब होगा। सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को देखना है क्या है, इसका डिनोमिनेटर किस टाइप का है। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर जो आप देख सकते हैं कि फिलहाल तो आपको क्यूबिक नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करें, इसकी मिड टर्म को ब्रेक करें, तो 5x को हम ब्रेक करेंगे 2x प्लस 3x। ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग क्या है, 9th क्लास में भी आप सीख चुके हैं, 10th क्लास के भी अंदर आप पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर के अंदर ये फैक्टराइजेशन जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग के जरिए सीख चुके हैं। तो ज़्यादा इसके ऊपर मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करता, आपको पता है भी बड़ी सिंपल फैक्टराइजेशन है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि फर्स्ट टू टर्म में से x को कॉमन लिया तो विद इन ब्रैकेट आपके पास रह जाएगा x प्लस 2। नेक्स्ट टू टर्म में से 3 कॉमन बनता है तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2। अब फैक्टराइजेशन नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जब जाएंगे तो x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 कॉमन बन जाएगा और x प्लस 3 यहाँ से नॉन कॉमन जो एलिमेंट्स हैं, टर्म्स हैं, वो हमने साइड पे लिख ली हैं। ठीक है, अब इस फैक्टराइजेशन से हमें हासिल क्या हुआ, इस फैक्टराइजेशन से हमें मिल गया x प्लस 2 के साथ एक और x प्लस 2। अब x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 सेम बेसिस मल्टीप्लाई और ये पावर z हो जाएंगी, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से केस 2 शुरू हो गया। आपको याद होगा मैंने पहली वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस किया था कि जो सेकंड केस है उसके अंदर हम क्या देखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर कि लीनियर और रिपीटेड। ये देखें x प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि x प्लस 2 क्या हो गया, रिपीट हो गया। ठीक है, सो इस केस को हमने कैसे सॉल्व करना है, एज पर रूटीन आपके पास यहाँ तक जो गिवन फॉर्म थी क्वेश्चन की, उसके डिनोमिनेटर में हम जो एक फैक्टर उसको फैक्टराइज करने के बाद एट द एंड हम इस जो है वो सूरत हाल पे आ गए कि जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर q ऑफ x जो है वो क्या है, लीनियर x पावर 1 है और रिपीटेड। ठीक है, और साथ जो दूसरा फैक्टर वो भी क्या है, लीनियर। ठीक है ना, सो हम कंसिडर करेंगे, लेट करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर इनटू x प्लस 3 को सपोज करेंगे कि दीज आर इक्वल टू a बाय x प्लस 2। ये हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, कि ऊपर न्यूमरेटर जो है a है और यहाँ पर x प्लस 2 जो हमने पहले लेना है क्या, विदाउट पावर। x प्लस 2 क्या लेना है, विदाउट पावर, और फिर प्लस जब b बाय दूसरी जो इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे वो होगी विद पावर, यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर लिया जाएगा, प्लस c बाय x प्लस 3, यानी जो तीसरा आपके पास फैक्टर बन रहा है। देखिए ऊपर 3 फैक्टर थे, 1 2 3, तो यहाँ पर हम जो ये वाला कंबाइन कर देते हैं, x प्लस 2 होल स्क्वायर कंबाइन कर देते हैं। इसको हमने पहले फर्स्ट टाइम लेना है क्या, x प्लस 2 विदाउट पावर, फिर b के डिनोमिनेटर में हमने इसको विद पावर यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर, और फिर c के डिनोमिनेटर में हमने जो तीसरा फैक्टर हमारे पास आ रहा है x प्लस 3 उसको ले लेना है। ठीक है, अब ये विदाउट पावर वन टाइम और विद पावर जो है हम क्यों लेते हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक सिंपल जो है एग्जांपल लिखता हूं। लेट अस सपोज आपके पास है 3/4 प्लस 5/16। तो जब आप देखते हैं कि ये 4 है और ये 4 का स्क्वायर, इस 16 को मैं 4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, 16 को मैं 4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। जब आप 4 और 4 के स्क्वायर यानी 16 का एलसीएम लेते हैं तो ये आपके पास क्या आता है, 16 ही आता है, यानी 4 का स्क्वायर ही आता है, 4 का स्क्वायर ही आता है। 16 और 4 का एलसीएम जो हम लिखते हैं 16, उसको हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर।
अब अगर यहाँ पर हम रिवर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे को कुछ भी आ जाता है, ये लेट अस सपोज कुछ भी वैल्यू आ गई, एक्स आ गई, जो भी आ गई है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये मौजूद नहीं है, ये फॉर्म मौजूद नहीं है, हमारे पास ये आंसर फॉर्म है फुल एंड फाइनल, जो हम एलसीएम लेने के बाद दो फ्रैक्शंस का सम ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर लेट अस सपोज हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि a बाय विदाउट पावर प्लस b बाय विद पावर। तो देखें जो मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन लिखी थी उनमें से पहली जो थी आपके पास 3/4 थी और दूसरी जो है वो 5/16 थी। तो ये जो अननोन वैल्यूज हैं ये हम पार्शियल फ्रैक्शंस के जरिए निकाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट जो आपने नोट करना है वो ये है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये विदाउट पावर है और एक वन टाइम जो है ये विद पावर है, ठीक है। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लिखते हैं a बाय एक्स प्लस 2 विदाउट पावर यानी होल पावर 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर यानी विद पावर, ठीक हो गया। और ये तो लीनियर का केस है, ये c बाय x प्लस 3 आ गया आपके पास, ये लीनियर नॉन रिपीटेड का केस है जो हमने पहला केस डिस्कस किया था, ठीक हो गया। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 की फ्रैक्शन फॉर्म को खत्म करना है। फ्रैक्शन फॉर्म को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 1 2 3 4 यानी लेफ्ट पे एक आपके पास फ्रैक्शन है और राइट पे 3 फ्रैक्शंस है, तो इन सब के डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा उसके साथ हम सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलसीएम जाहिर x प्लस 2 होल स्क्वायर इनटू x प्लस 3 आएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा फैक्टर है, यही सबसे बड़ा जो है वो अमाउंट है, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर इनटू x प्लस 3। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को इस सारी चीज के साथ तो डेफिनेटली ये सारी चीज इसके डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगी, यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ रह जाएगा न्यूमरेटर यानी x स्क्वायर प्लस 2। राइट साइड पे जब फर्स्ट टर्म या फर्स्ट फ्रैक्शन a बाय x प्लस 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सारी चीज के साथ तो यहां पर जो है क्या होगा, x प्लस 2 की पावर 1 है और यहां पर x पावर प्लस 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब एक पावर कैंसिल होगी तो एक पावर रहेगी, ठीक है। इसको मैं आपको सॉल्व करके ही बता देता हूं कि किस तरह से एक पावर कैंसिल होगी और किस तरह से एक पावर रह जाएगी। हमने मल्टीप्लाई करना है किसको, x प्लस 2 होल स्क्वायर इनटू x प्लस 3 को यानी एलसीएम को, ठीक है। मल्टीप्लाई किया किसके साथ, फ्रैक्शन के साथ। फ्रैक्शन कौन सी आपके पास, फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सी है, a बाय x प्लस 2। तो a बाय x प्लस 2 ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर क्या है 2 है, तो 2 का मतलब ये 2 टाइम है, सही है। तो 1 टाइम ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 1 टाइम रहेगा और साथ x प्लस 3 भी इसके साथ आएगा। सो 1 टाइम पावर बच जाएगी और साथ x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। सो a के साथ आ गया x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। यहां पर क्या होगा, इधर डिनोमिनेटर के अंदर x प्लस 2 होल स्क्वायर पूरे का पूरा जो है वो इस x प्लस 2 होल स्क्वायर से कैंसिल होकर सिर्फ x प्लस 3 रह जाएगा b के साथ, ठीक है। और जब c की बारी आएगी तो c का डिनोमिनेटर x प्लस 3 है तो इसमें x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो c के साथ आएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जिस तरह मैं आपको केस 1 के बाद क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए थे उनमें मैंने आपसे कहा था कि उधर इक्वेशन 2 तक ही जो है वो a और b की वैल्यूज आ जाती हैं। इक्वेशन 2 जो है वो डिमांड फुलफिल कर देती है किसकी, वैल्यूज a और b हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है इक्वेशन 2 के साथ साथ हमें इक्वेशन 3 भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ x इस इक्वेशन 2 के अंदर, तो वहां पर मेरे पास जो है पॉसिबिलिटीज 2 हैं x की वैल्यू पुट करने के। एक में यहाँ पर x की वैल्यू -2 पुट कर सकता हूँ जिसकी वजह से ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। -2 प्लस 2 कैंसिल, ये 0 तो फिर ये दोनों भी 0 हो जाएंगे, डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी x -2 अगर पुट करूंगा इसी एक ही सिचुएशन में तो ये -2 प्लस 2 भी कैंसिल होकर जो c 0 हो जाएगा, b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है। सो आउट ऑफ 3 अननोन वैल्यूज a b c में 2 को 0 करूंगा तीसरे की वैल्यू आ जाएगी, 2 को एलिमिनेट करूंगा तीसरे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये कि हम x की वैल्यू -3 रखें तो -3 प्लस 3 कैंसिल होकर ये वाला b वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इसमें मतलब c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो है दो चीजों की वैल्यू तो आ जाएगी, दो अननोन की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन तीसरे की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को थोड़ा आगे सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 बनानी पड़ेगी। और वो इक्वेशन 3 कैसे बनेगी, x स्क्वायर प्लस 2 उसी तरीके से आपने लिख दिया, a इंटू ये जो दो चीजें x प्लस 2 और x प्लस 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो आपको याद होगा हमने जब x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज किया था तो फैक्टराइज होने के बाद ये आया था x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट जब लेंगे दोबारा, यानी प्रोडक्ट और फैक्टराइजेशन रिवर्स प्रोसेस हो गए, तो अब दोबारा हमें यहाँ पर प्रोडक्ट चाहिए, तो जब प्रोडक्ट लेंगे तो वही चीज आएगी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। वैसे भी जो पहला फार्मूला है कौन सा, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। मतलब क्या है इसका कि x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, यानी आप इसे कंसिडर करें x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो a2 हो गया b3 हो गया, तो ये इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 5 इंटू एक्स, डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से पावर 2 के बाद पावर 1 आएगी, प्लस ए बी मीन a मल्टीप्लाई बाय b, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। ठीक हो गया। प्लस यहां पर x प्लस 3 अकेला है तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, b को x के साथ और b को 3 के साथ, तो b इंटू एक्स बी एक्स, b इंटू 3 3b, कोफिशिएंट 3 हम शुरू में लिख देते हैं। ठीक है। यहां पर पावर को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे उस वक्त तक c अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जिस तरह यहां पर a को अभी हमने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया जब तक कि इनके दोनों का प्रोडक्ट नहीं आ गया। ठीक है। सो a प्लस बी होल स्क्वायर यहां पे अप्लाई होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, आप देख सकते हैं ax और b 2 है, तीनों को प्रोडक्ट लें, 2 इंटू एक्स इंटू 2 क्या आ गया आपके पास 4x आ गया, 2 2 4 एंड x इंटू 4 इज 4x। ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास नेक्स्ट आ गया b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए लेफ्ट हैंड साइड, उसी तरीके से आ जाएगी। अब इस स्टेज के ऊपर हमने क्या करना है कि क्योंकि हमने जहां पे प्रोडक्ट लेना था वो ले लिया, जहां पे पावर ओपन करनी थी, एक्सपेंड करना था विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, वो भी कर लिया हमने। ठीक है। अब हमने a को अंदर मल्टीप्लाई करना है, सो ax स्क्वायर 5ax 6a, ये तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, bx प्लस 3b। उसी तरीके से cx स्क्वायर प्लस 4cx एंड देन 4c। ठीक हो गया। अब इस स्टेज पे स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ax स्क्वायर और cx स्क्वायर इन दोनों को क्या कर दिया हमने, इकट्ठा कर दिया, ax स्क्वायर और cx स्क्वायर। ठीक है ना। यानी आपने ये सिलेक्शन कहां से की है, यहां से की है, ax स्क्वायर और cx स्क्वायर। ठीक है। सर्कल मुझे इधर नहीं लगाने थे तो ऊपर लगाने चाहिए थे। सो हमने इधर कोलेक्ट कर दिया कि इनको लाइक टर्म्स को, यहां पर हमने वी कलेक्टेड द लाइक टर्म्स, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली को हमने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। ठीक हो गया। सो लाइक टर्म्स कलेक्ट होने के बाद हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट जो लाइक टर्म्स है वो कौन कौन सी हैं, 5ax bx 4cx। आपने सर्कल नहीं लगाने, क्या किया, 5ax bx और cx को हमने कलेक्ट करके लिख लिया। रह गई जो टर्म 6a 3b एंड 4c, इनके साथ x पावर 0 है क्योंकि x अपीयर नहीं और इनके साथ नजर नहीं आ रहा, सो दैट्स व्हाई दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज, और इनको हमने एक साइड में लिख दिया 1 2 3, ये वाली 6a 3b 4c। ठीक है। उसके बाद आपके पास जनाब क्या होगा कि आपने इन दोनों में से x स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, ax स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर में से आपने x स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा a और c आ जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास आ गया 5ax प्लस bx प्लस 4cx, तो तीनों में जो x कॉमन है वो हमने कॉमन ले लिया और विद इन ब्रैकेट आ गया 5a b एंड 4c, और जो आखिर पे आपके पास आ गई 6a 3b 4c, इन सब के साथ x अपीयर नहीं हो रहा तो इनके साथ x की पावर 0 है, लिहाजा 6a प्लस 3b प्लस 4c इनमें आ गया x पावर 0 कॉमन, कांस्टेंट टर्म होने की वजह से। ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 फॉर यू। नाउ हमने a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हम दो इक्वेशंस यूज करेंगे, पहले इक्वेशन 2 को यूज करेंगे एंड देन इक्वेशन 3 को यूज करेंगे। इक्वेशन 3 एक सपोर्टिव इक्वेशन है इन केस कि जब इक्वेशन 2 हमें मजीद वैल्यूज जो है वो ना दे सकी, उसके ऑप्शंस जितने भी हमने यूज कर लिए, तो उस टाइम पे हमें इक्वेशन 3 सपोर्ट करेगी। ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 को यूज करना है और a b c जिसकी भी वैल्यू निकल रही है, जो पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यू निकलती है हम उसे फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन है हम x की वैल्यू -2 पुट करें, तो x की वैल्यू जब हमने -2 पुट की यहां पर तो उससे क्या होगा, -2 + 2 कैंसिल, 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड देन ये वाला सारा यानी a वाला जो टर्म है a वाली वो एलिमिनेट हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो इधर भी c वाली टर्म भी एलिमिनेट हो जाएगी, जब आप x -2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सो यहां से ऑनवर्ड मैं साइड पे सॉल्व करता हूं कि हम इक्वेशन 2 को यूज करके कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 जिसमें हमने इंस्ट्रक्शन लिखी थी कि पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो अब हमने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए स्टेप लिख लिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है, आपके पास प्रीवियस स्टेप्स नोटेड हैं कि x² + 2 है, तो x² + 2 मीन कि हमने x की जगह पर आप क्या लिखना है -2 होल स्क्वायर + 2। फिर आगे आपके पास था a × x + 2, तो x की जगह पर -2 आ गया। नेक्स्ट आपके पास है x + 3, तो यहाँ पर भी x की जगह पर -2 आ गया। फिर b के साथ जो है x + 3 था, तो x की जगह पर -2 आ गया। एंड फिर c के साथ जो है वो क्या था, c × x + 2 होल स्क्वायर, तो x की जगह पर -2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे जब, तो -2 के स्क्वायर को +4 लिखेंगे। आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर यानी अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, सो -2 स्क्वायर इज +4 और साथ उसके आ गया +2। नेक्स्ट आपके पास -2 + 2 कैंसिल होकर 0, -2 + 3 +1 प्लस b × -2 + 3 इज +1 प्लस c × -2 + 2 कैंसिल होकर 0, तो 0 का स्क्वायर 0। नेक्स्ट स्टेप में a × 0 × 1 इज 0 प्लस b1 इज b एंड फिर c मल्टीप्लाई होगा 0 के स्क्वायर के साथ, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो b के साथ 2 0 ऐड कर दें तो जाहिर सी बात है 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। सो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि b के साथ जब 0 ऐड होगा तो b आंसर आएगा। ठीक है ना, सो b इज इक्वल टू 6 आपके पास आ गया, b इज इक्वल टू 6, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 4 और 2 ऐड होकर 6 हो गया। सो एक अननोन वैल्यू जो हमारे पास आ गई b की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को हम यूज कर सकते हैं। फिर दोबारा एक और पॉसिबिलिटी भी है कि हम आउट ऑफ 3 अननोन फैक्टर्स जो है वो 2 को एलिमिनेट करके तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो ऑप्शन अब हमारे पास है x इज इक्वल टू -3। सो पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2, अगेन अब जहां पर x आएगा तो उधर उधर हमने क्या कर देना है, -3 को पुट कर देना है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है स्टेप के अंदर, जिधर जिधर x इन्वॉल्व था वहां पर मैंने -3 वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, लेफ्ट साइड पर x² था तो -3 होल स्क्वायर हो जाएगा +2, a × x + 2, तो x पे आ गया -3 × x, जहां पर x + 2 है इधर x + 3 है, दोनों जगहों पर मैंने -3 पुट कर दिया। यहां पर था x + 3 तो -3 + 3 हो जाएगा, और c के साथ जो है वो x + 2 था तो यहां पर मैंने -3 पुट कर दिया। अगेन -3 होल स्क्वायर है तो ये +9 आ जाएगा, आपको पता है क्यों। और फिर उसके बाद आएगा +2, और फिर राइट साइड पर जो है वो a के साथ जो ब्रैकेट है उसको हम सॉल्व करते जाते हैं। -3 + 2 -1, -3 + 3 0, एंड b के साथ जब आएंगे तो -3 + 3 0, और फिर c की जब बारी आएगी तो -3 + 2, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, विद इन ब्रैकेट जो ऑपरेशन हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे, तो -3 + 2 -1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब आएंगे तो 9 और 2 लेफ्ट साइड पे जो है वो ऐड होकर 11। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a के साथ जो 2 ब्रैकेट्स हैं उनमें एक ब्रैकेट के अंदर 0 है, सो 0 की मौजूदगी जो है वो क्या कर देगी, सारे प्रोडक्ट को 0 कर देगी। सिमिलरली b के साथ जब आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और -1 का पहले आपने स्क्वायर लेना है जो कि +1 आएगा, और फिर +1 जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई करके c रह जाएगा, ये 0 0 एलिमिनेट हो जाएंगे। सो c की वैल्यू आपके पास आ गई क्या, 11। ठीक है, ये वाला स्टेप आपने, ये जो पिछला आपके पास था इक्वेशन 3, ये इधर दोबारा नहीं लिखना, ये मैंने अपनी आसानी के लिए जरा यहाँ पर इसको लिखा रहने दिया है, क्योंकि अब इक्वेशन 2 को हम मजीद इस्तेमाल नहीं कर सकते। b और c की वैल्यू हमें इक्वेशन 2 ने दे दी है, a की वैल्यू हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 3 से, और कैसे मिलेगी यही बताने के लिए मैंने अभी तक इस स्टेप को लिखा रहने दिया है, अदरवाइज ये स्टेप में यहाँ से अरेस्ट कर दूंगा, ये इसके अंदर आपने मिक्स नहीं करना। क्या करना है हमने, नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन इक्वेशन नंबर 3। आपको पता है कि इक्वेशन का मतलब है दोनों साइड्स का आपस में बैलेंस होना, दोनों साइड्स का आपस में इक्वल होना। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी x² वाली टर्म एग्जिस्ट कर रही है और राइट हैंड साइड पर भी x² वाली टर्म एग्जिस्ट कर रही है। जब भी हम दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऊपर जो है दो टर्म्स को कंपेयर करते हैं तो हम उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। ये x² है तो उस तरफ ये x² है, इधर इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। जबकि यहां पर x का कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है आपको, a + c। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस, हम कह सकते हैं
कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस सी जो होगा वो इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 के। सो a प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस इक्वेशन को अब मैं यहां से रेज कर देता हूं क्योंकि इसके यहां पे कोई काम नहीं है, सिर्फ ये आपको बताने के लिए जो मैंने यहां पे स्टेप किया कंपैरिजन वाला, उसको दिखाने के लिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए लिखा रहने दिया। नाउ अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है a प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो अब यहां पर हम a की वैल्यू को यूज कर सकते हैं। हम a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, सॉरी c की वैल्यू हम यहां पे यूज करेंगे। c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 11 आई है। ठीक है, सो c की जो 11 वैल्यू आई है उसको हम यहां पे यूज कर रहे हैं कि सिंस c इज 11, अभी हमने कैलकुलेट किया, सो c की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं जब हम प्लस 11 को उधर शिफ्ट करेंगे ताकि a को इक्वेशन में आइसोलेट करें, तो प्लस 11 उधर जाके माइनस 11 हो जाएगा और 1 माइनस 11 हमें पता है कि क्या आता है, माइनस 10। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू भी आ गई जो कि हमने इक्वेशन 3 से हासिल की। किस तरह से, बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3। सो a, b और c की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब यहां से आगे हमने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को उठाकर पुट कर देना है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने अब इंस्ट्रक्शन लिखनी है कि पुटिंग a इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर 1। जो हमने वैल्यूज अभी कैलकुलेट की हैं उनको अब हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 आपके पास ये थी x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर इनटू x प्लस 3, और फिर उसको हमने लिखा था a बाई एक्स प्लस 2, तो a की वैल्यू हमने -10 पुट कर देनी है, प्लस b बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर था तो b की वैल्यू 6 आ गई, प्लस c बाई एक्स प्लस 3 था तो c की वैल्यू आ गई 11 बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, 11 बाई एक्स प्लस 3 को हम इधर शुरू में लिख देते हैं 11 बाई एक्स प्लस 3, क्योंकि हम एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि एडिशन में होल्ड होती है तो रिशफलिंग कर सकते हैं। सो -10 बाई एक्स प्लस 2 दूसरे नंबर पर, 6 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ऐसा हमने क्यों किया, हालांकि ये भी आपके पास आंसर था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक का आंसर क्योंकि इस अरेंजमेंट में दिया हुआ है तो समटाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारे पास ये तरतीब आ रही है, अरेंजमेंट आ रहा है, बुक में ये आ रहा है, तो डजंट मैटर, ये सेम है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 is done for you. So now we are going to solve question number 9. Now students, question number 9, x square divided by x square plus 2x plus 1. मैंने आप पहली वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था कि सम टाइम हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को डील करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपको याद होगा मैंने बताया था कि या तो न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल उसकी डिग्री ज्यादा हो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से या इक्वल हो। ठीक है, जब डिग्रीज इक्वल होंगी तो वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो ऊपर आपके पास एक ही टर्म है, मोनोमियल है, एक ही टर्म रखने वाला पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 2 है, जबकि डिनोमिनेटर के अंदर आपके ट्राइनोमियल है और ट्राइनोमियल के अंदर जो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो दोनों पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री आपस में क्या है, इक्वल है। सो दैट्स व्हाई दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन हमने उसको शो करना है, एंड देन उसके अंदर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसको हमने पार्शियली फैक्टराइज करना है या उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। ठीक है, सो मैंने लिखा आपके सामने कि सिंस द गिवन फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, रीजन मैं आपको बता चुका हूं। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट इट टू द सम ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है ना, लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस करेंगे हम, न्यूमरेटर को हम टेबल के अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हमने एज अ डिवाइजर शो करना है। अब क्वेश्चन प्लेस पे हमने एक ऐसा नंबर, एक ऐसी चीज, एक ऐसी टर्म शो करनी है कि जिसको हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर ही आए। ये जो x स्क्वायर है इसके नीचे x स्क्वायर ही आए, तो डेफिनेटली हम x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, फिर 2x को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है और आगे लिखना है 2x, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना और आगे लिखना है आपने 1। ठीक है, लाइन लगानी है, फिर सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको पता है साइन चेंज होते हैं, x स्क्वायर के साथ प्लस है तो साइन चेंज होकर माइनस, 2x के साथ प्लस है तो साइन चेंज होकर माइनस, 1 के साथ प्लस है तो साइन चेंज होकर माइनस। ठीक है, x स्क्वायर और x स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड आउट। ये प्लस x स्क्वायर और अब साइन चेंज हो गया तो माइनस x स्क्वायर कैंसल्ड आउट। 2x के ऊपर कोई लाइक टर्म अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ इसका साइन चेंज करके आपने इसे नीचे लिख लेना है
और फिर +1 का भी साइन चेंज करके आपने उसको नीचे लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लीनियर आ गया आपके पास पॉलिनोमियल, जबकि बाहर क्या है क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब मजीद यहाँ से आगे डिवीजन नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम x² + 2x + 1 को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1, यानी होल नंबर आपके पास आ गया 1 क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, रिमाइंडर -2x - 1 डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ये इस तरह से प्रोसेस है, ये इस तरीके से, यानी क्वोशंट टुवर्ड्स द डिवाइजर। क्वोशंट को हमने होल नंबर बनाना है या पॉलिनोमियल के तौर पे लेना है, पॉलिनोमियल प्लस आगे जो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी वो रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर से बनेगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं जी, x² डिवाइडेड बाय x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 1 प्लस -2x - 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर एक चेंज हमने की है कि x² + 2x + 1 को हमने लिख दिया पैक्ट फॉर्म में x + 1 होल स्क्वायर। आप x + 1 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट या सेकंड फार्मूला a + b होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, तो a आ गया x और b आ गया 1 प्लस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास x² + 2x + 1। तो हमारे पास ये लिखा हुआ था x² + 2x + 1, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, x + 1 होल स्क्वायर में, तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मुझे जजमेंट हो कि आया यहाँ पर जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है उसका ये कौन सा केस है। तो आप देख सकते हैं होल स्क्वायर है तो ये लीनियर यानी x⁴ है, और होल स्क्वायर है तो रिपीटेड, सो लीनियर रिपीटेड का केस है, ठीक हो गया। सो हमने अब करना क्या है, 1 को तो हमने डिस्टर्ब नहीं करना, ये तो हमारे पास एक मोनोमियल है, कांस्टेंट टर्म ये आपको पता है पॉलिनोमियल होती है 0 डिग्री की, सो दैट्स व्हाई इसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना। ये जो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आई है, अब इसको आपने क्या करना है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। सो मैंने लिखा लेट -2x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय विदाउट पावर यानी x + 1 विदाउट पावर प्लस b बाय विद पावर यानी x + 1 होल स्क्वायर, जैसे कि हम केस 2 में करते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय x + 1 होल स्क्वायर, जो कि इन दोनों का एलसीएम है, ठीक है। तीनों जो टर्म्स हैं, तीनों जो फ्रैक्शंस हैं, उनके डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन फॉर्म को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों के एलसीएम जो कि x + 1 होल स्क्वायर ही है, उसके साथ सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। सो जब हम इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 होल स्क्वायर के साथ, तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो x + 1 होल स्क्वायर के साथ कैंसिल्ड आउट हो जाएगा कंप्लीटली, तो आपका सिर्फ रह जाएगा न्यूमरेटर -2x - 1 इज इक्वल टू, जब हम a बाय x + 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर कैंसिल होगी इसके साथ, जाहिर है x + 1 होल पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल होगी और एक पावर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस यहां पर टोटली कैंसिल हो जाएगा b के जो डिनोमिनेटर x + 1 होल स्क्वायर, ये सारे जब इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 होल स्क्वायर दोनों कैंसिल्ड आउट, सिर्फ b रह जाएगा आपके पास, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को उसी तरीके से लिखा, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, a × x ax, a × 1 a प्लस b का b। अब यहां पर आपने क्या करना है कि देखना है कि आया ax और कोई टर्म मौजूद है x⁴ वाली नहीं है, लिहाजा ax अकेली एक ही x जो है वो वेरिएबल x⁴ वेरिएबल रखने वाली एक ही टर्म है ax, ठीक है। इसको आपने साइड पे कर दिया पहले नंबर पर। a + b का मतलब है कि a के साथ भी x⁴ है, b के साथ भी x⁴ है, लिहाजा दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, इनका हमने अलग ग्रुपिंग कर दी, इनमें से x⁴ कॉमन लेकर इनकी अलग ग्रुपिंग शो कर दी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हमने हासिल की है किस लिए, ताकि हम कोफिशिएंट्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों तरफ हम कोफिशिएंट्स जो हैं वो x के x⁴ है या x⁴ है, जो भी अवेलेबल है, उनकी कंपैरिजन करके हम क्या कर सकें, कांस्टेंट a b की वैल्यू फाइंड कर सकें। सो हम यहाँ पे ये करेंगे कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही x⁴ है, एंड x⁴, कांस्टेंट टर्म्स का कोफिशिएंट x⁴, इन दोनों का हम कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें a की वैल्यू भी मिलेगी और b की वैल्यू भी मिल जाएगी। कैसे, इसको मैं यहाँ पे आगे उधर सॉल्व कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो अब 4 आपके सामने लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप देखें x का कोफिशिएंट क्या है, a, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, -2। सो इसका मतलब हम लिख सकते हैं a = -2, आपको डायरेक्ट a की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद हम कोफिशिएंट्स ऑफ x⁴ यानी जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो x⁴ 0 यहाँ पर कोफिशिएंट रखता है a + b, और यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि -1 के साथ अगर x नहीं लिखा हुआ तो डेफिनेटली x पावर 0 है, तो इधर x पावर 0 कोफिशिएंट -1 है। सो a प्लस b यानी x पावर 0 के कोफिशिएंट ऑन द राइट साइड इक्वल टू -1, a प्लस b इज इक्वल टू -1 यानी लेफ्ट साइड पर जो x पावर 0 का कोफिशिएंट है, ठीक है। सो a प्लस b इज इक्वल टू -1 हो गया आपके पास। यहाँ पर आप यूज करेंगे कौन सी वैल्यू, a की वैल्यू जो ऊपर आपने फाइंड आउट की है -2। सो सिंस a इज इक्वल टू -2 है कि -2 आ गया, प्लस b उसी तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड भी उसी तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, b को आइसोलेट करने के लिए -2 को शिफ्ट करेंगे तो -2 उधर जाके लेफ्ट हैंड साइड पर +2 हो जाएगा, और फिर -1 + 2 इज 1। सो b की वैल्यू भी आपके पास आ गई 1। अब हमने इन वैल्यूज को यानी a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 1 इनको उठा के पुट करना है हमने किधर, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये थी, जो प्रॉपर फ्रैक्शन जो हमारे पास आई थी -2x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1 होल स्क्वायर, जिसको हमने सपोज किया था a बाय x + 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई -2, तो -2 बाय x + 1 हो जाएगा, प्लस b बाय x + 1 होल स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 1 बाय x + 1 होल स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू 1 है। अब जो हमारे पास स्टार्ट में इक्वेशन थी, ठीक है, इक्वेशन 1, वो क्या बन जाएगी, अब वो बन जाएगी x² डिवाइडेड बाय x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 1 प्लस हमारे पास जो थी प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उस प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने पार्शियली फैक्टराइज कर, पार्शियली उसकी हमने फ्रैक्शन हासिल करनी है, तो वो हमारे पास आई है -2 बाय x + 1 और 1 बाय x + 1 होल स्क्वायर। तो हमने अब उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जगह पर, ये जो थी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब उसकी जगह पर हमने जो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन हुई है वो हमने पुट कर दी है, ठीक है। सो 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और यही आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, यानी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एट द एंड आपके पास जो है इसका आंसर आ गया 1 - 2 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। सो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है वो मैंने सॉल्व कर दिया है। 7 और 9 दोनों क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूँ। अब इन दोनों क्वेश्चंस को सामने रखते हुए, केस 2 को आपने सामने रखते हुए आपने क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 10 जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है, और मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आप इन दोनों क्वेश्चंस को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 4.2 केस नंबर 3 के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलते हैं बहुत जल्द। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।